डियर एस्पिरेंट्स, आज जो हम कवर करने जा रहे हैं एमबी पुलिस कांस्टेबल 27 अगस्त 2017 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है, जिसका ये दूसरा वीडियो है। तो इसके अंदर हम 34 नंबर क्वेश्चंस लेकर पूरे 100 क्वेश्चन तक कवर करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम इससे पहले के क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं और लगातार पूरे पेपर्स के हमने डाल रखा है और इसके आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो आइए करते हैं, पूरी वीडियो को अच्छे से देखें। अगर अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि एक परीक्षा पत्र में 8 प्रश्न हैं, जिन्हें दो भाग ए और बी में विभाजित कर दिया गया है। भाग ए 4 प्रश्न और भाग बी में 4 प्रश्न है। एक उम्मीदवार के लिए आवश्यक ही वह प्रत्येक भाग में कम से कम 2 प्रश्नों का चयन करते हुए 5 प्रश्नों का चयन करे और कितने उम्मीदवार तो कितने तरीकों से प्रश्नों का चयन कर सकता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट ए और पार्ट बी, दो हमारे पास पार्ट हैं जिसमें 4-4 प्रश्न दिए गए हैं। क्वेश्चन में बोला गया कम से कम 2 प्रश्नों का चयन करना है। तो मान लीजिए पहली बार हम अगर 2 प्रश्नों का चयन करते हैं तो दूसरी बार में हमें कम से कम 3 प्रश्नों का चयन करना पड़ेगा। या हम दोबारा से कहते हैं कि पहली अगर दूसरी बार हम इसमें से 3 प्रश्नों का चयन करते हैं तो हमें इधर से कम 2 प्रश्नों का चयन करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं टोटल यही तरीके बनेंगे, इन्हें हम जोड़ करके कि कितने तरीके बनते हैं। तो सॉल्व करते हैं। 4 इंटू 3, इसको ओपन कर देते हैं तो यह आएगा 2 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस, इसको ओपन कर दिया है 4 को 2 बार और 4 को 3 बार। तो इसको भी कर देते हैं। सेम पैटर्न आने वाला है क्योंकि ये बातें दोनों सेम लिखी हुई हैं। देखिए आगे पीछे इंटरचेंज है, कुछ नहीं है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, वही इसका आने वाला है। 2 से हमने 6 काट दिया, कितना आ गया ये 2, 2 का 3 गुना किया 6, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, ये कितना आ गया 4। यानी इधर वाला पार्ट कितना आ गया 24। तो इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना आएगा 24। तो 24 प्लस 24 कितना हो जाएगा हमारा 48। तो आंसर आएगा इसका 48। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 56, 72, 90, 110, 132, 150 ये एक क्रम में दे रखे हैं। इसमें हमें गलत संयोजन का चयन करना है कि कौन सा इसमें गलत है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं 56 से 72 तक जाने में, 56 से 72 तक जाने में कितना ऐड किया गया, प्लस का 16। उसके बाद 72 से 90 तक पहुंचने में हमने जो ऐड किया है प्लस का 18 ऐड किया है। फिर यहाँ से हम 110 तक जाने में कितना ऐड कर रहे हैं 20। यानी हम पैटर्न को समझ पाए होंगे कि 16, 18, 20। तो आगे क्या ऐड होना है 22। तो इसमें हम 22 जोड़ देते हैं, कितना आ गया 132। और अब आगे कितना जोड़ना चाहिए 24। जैसे हम 132 में 24 जोड़ते हैं तो ये बनता है हमारा 156। और जबकि दे कितना रहेगा 150। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा, फोर्थ वाला, क्योंकि इसमें यही संयोजन हमारा गलत है। यहाँ 156 आना चाहिए था। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में गिवन है यदि अंकित को BOJLFU से कोडित किया जाता है तो विक्रम दास को कैसे कोड किया जाएगा। तो यहाँ पैटर्न को समझते हैं। सबसे पहले हम ANIKET, अगर मैं इसमें नंबरिंग काउंट करूं तो 1, 14, 9, 11, 5 और ये हमारा T है यानी 20। एक में यदि एक जोड़ दिया जाए, क्यों जोड़ दिया जाए, क्योंकि इसको जो पैटर्न बनाया गया है, क्या बनाया गया है VOJFU 2, 15, 10, 6 और 21। तो हम देख पा रहे हैं सभी में एक एक जोड़ दिया गया है। क्या जोड़ दिया गया, +1 का पैटर्न चल रहा है। 1 के बाद 2, 14 के बाद 15, 9 के बाद 10, 11 के बाद 12, 15 के बाद 16, सॉरी 5 के बाद 6 और 20 के बाद 21। तो यही पैटर्न आगे चलने वाला है। तो यहाँ हम देखते हैं V कौन सा हमारा 22वां नंबर है। तो 22 के बाद हमने देखा 23 आने वाला है। फिर 9, 9 के बाद क्या आएगा हमारा 10। तो हम यहाँ लिखते जाते हैं कि VIKRAMDAS
22 के बाद 23 को हम W कहते हैं, 9 के बाद 10 को G कहते हैं, के के बाद 1 जोड़ दिया जाए तो 11 के बाद 12 आएगा यानी L, 18 में 1 जोड़ने पर 19, ये हमारा 2 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये हमारा 5 और A लिखा हुआ है, A यानी V हो जाएगा, ये हमारा 5 की प्लेस पर हम E लिखेंगे, सॉरी, और ये लिखा हुआ लास्ट में हमारा कितना S, और S की जगह पे 19, 19 के बाद 20। तो इसको देख लेते हैं हम कहाँ दे रखा है, ये हमें WJL S B और उसके बाद N आना, यानी फर्स्ट गलत हो गया, NVET, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है कि निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्न का मान ज्ञात करें। यानी कि हमें ये सिंबल दे रखे हैं, इनको हमें एक्सचेंज इंटरचेंज करना है आपस में, और दिए गए क्वेश्चन का हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। तो प्लस के प्लेस पर हमें यूज करना है मल्टीप्लाई, स्टार के प्लेस पर यूज करना है डिवाइड, ऑब्लिक के प्लेस पर यूज करना है एडिशन, माइनस के प्लेस पर यूज करना है इक्वल टू, और इक्वल प्लेस पर यूज करना है माइनस। अब देख लेते हैं किसके प्लेस पर क्या यूज करना है। इसके बाद ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके बताना है कौन सा आंसर आने वाला है। तो सबसे पहले हमने देखा 22, अब ऑब्लिक लगा हुआ, ऑब्लिक के प्लेस पर क्या लगाना है प्लस, तो 22 प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज, प्लस प्लस के प्लेस पर क्या लगाना है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ब्रैकेट 2, प्लस के प्लेस पर फिर से क्या लगाना है मल्टीप्लाई ब्रैकेट क्लोज, स्टार के प्लेस पर लगाना हमें क्या डिवीजन, और एट लास्ट लिखना हमें कितना 5। सॉल्व कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारा 10, ये हो जाएगा हमारा 25 इंटू 10 डिवाइड बाई 5 से हमने कैंसिल आउट किया, 5 का 10 में मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया हमारा 50, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमें गिवन है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है सिखों के चौथे गुरु थे, तो आंसर है इसका गुरु रामदास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बात की जाए सिखों के प्रथम गुरु की तो वो थे गुरु नानक देव जी, और चौथे गुरु की अगर बात की जाए तो वो थे गुरु रामदास जी, और एक बात और 10वें गुरु की बात की जाए तो गुरु गोविंद सिंह। यही क्वेश्चन मोस्टली रिपीट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक खास कोड भाषा में पीका डोका सूका का अर्थ हिट एंड हॉट, फेटू पेका सेका का अर्थ वेल एंड गुड, लेका सूका माका का अर्थ हिट द टारगेट होता है, तो कोड भाषा में हॉट के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए ऐसे जितने भी क्वेश्चन आती हैं, कोडिंग डिकोडिंग हमारा चैप्टर है उससे लिया गया है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फर्स्ट वाला जो हमें दे रखा है उसमें दे रखा है हमें क्या पीका डोका और सूका, 1 2 और 3 वर्ड दे रखे हैं। इसके लिए जो हमने यूज किया वो किया हिट एंड हॉट। आगे देखते हैं तो फेटू पीका और शेका, इसका अर्थ है वेल एंड गुड, और फिर दे रखा हमें लेका सूका और मेका। इसके लिए यूज किया है हिट द टारगेट। तो सबसे पहले हमने देखा हॉट इसमें लिखा हुआ है, लेकिन इसमें और इसमें क्या मैच कर रहा है हमारा एंड। अगर इन दोनों में एंड मैच कर रहा है तो इन दोनों में भी कुछ ना कुछ मैच कर रहा होगा। तो हमने देखा ये मैच कर रहा है क्या पेका पेका, तो एंड के लिए तो पेका हो गया, तो हमें ये तो यूज करना नहीं है, हमें देखना है अब इन दोनों में क्या मैच कर रहा है हिट हिट हिट। तो इन दोनों में भी कुछ ना कुछ मैच करेगा, वो क्या मैच कर रहा है सूका सूका और सूका। अब जो बच गया इधर क्या बच गया हॉट, हॉट के लिए क्या हो गया डोका। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट डोका, जैसा कि यहाँ भी मेंशन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है यही इसका आंसर है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम पैटर्न का फिर से क्वेश्चन दे रखा है कि एक खास कोड भाषा में कोलक टाट तेज का अर्थ अर्ली टू बेड एंड अल तेज मीग का अर्थ कॉमन बेड रूम होता है, तो इस कोड भाषा में तेज शब्द के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं तेज और तेज इन दोनों में मैच कर रहा है, तो इसके लिए हमने देखा
कि इधर कौन सा वर्ड है जो दोनों में मैच कर रहा है। तो हमने देखा यहाँ पर वेड और बेड, तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड वेड, यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है कि नीचे दी गई आकृति में कौन सी आकृति आएगी, अगली आकृति में फाइंड करना है कौन सी आएगी। सबसे पहले हमने देखा एक सिंगल लाइन खींची गई है, फिर 90 डिग्री पर डाउन के लिए एक लाइन खींच दी गई, अब नेक्स्ट आगे लाइन खींच दी गई। तो आप भी समझ पा रहे होंगे इस पैटर्न को। अब जो होगा वो क्या करेगा, आगे ये वाला पैटर्न कंप्लीट हो चुका है तो आगे ये वाला पैटर्न बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन जो था हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग का था। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। क्वेश्चन में हमें गिवन है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई ब्रैकेट एक्स की पावर 5 डिवाइडेड एक्स की पावर 4 ब्रैकेट क्लोज। हम इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो केवल हमारे पास सिंगल एक एक्स बचेगा और ये आएगा एक्स की पावर स्क्वायर। तो इसके ऊपर पावर एक है तो एक पावर और दो पावर को जोड़ दिया तो ओवरऑल आ गया आपका एक्स की पावर 3, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। अब आपको समझ ये नहीं आया होगा तो ये कैसे हो गया। देखिए जब भी क्या करते हैं हम एक्स की पावर m और डिवाइडेड एक्स की पावर n लिखा हो तो इसको सॉल्व करते समय क्या करते हैं, एक्स की पावर m में से n को माइनस कर दिया जाता है। एक्स की पावर m में से एक्स की पावर n को माइनस कर दिया जाता है। तो ये माइनस कर दिया गया तो हमने देखा 5 में से 4 चला गया, क्या बचा 1। तो ये 1 बचा हुआ है, इसी को हमने यहाँ 1 लिख दिया और 1 का गुणा 2 में कर दिया। तो ये भाग में हमारी क्या रही थी, घातें घट रही थी। अगर इनका मल्टीप्लाई कर दिया जाए, आधार एक जैसे हैं, घातों का अगर आधार अगर एक जैसे हैं तो घातों को हम क्या कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। तो ये जोड़ दिया तो कितना हो गया, m प्लस n कितना हो गया हमारा 2 और 1 कितना हो गया 3। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर थर्ड। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में गिवन है यदि निम्न के दो वर्ग अतिव्यापित होते हैं तो निम्न में से कौन सा विकल्प बनता है। देखिए अतिव्यापित का अर्थ ये है, ये जो रखा हुआ ये जो रखा हुआ है ये दोनों एक दूसरे के ऊपर रख दिए गए तब ये कैसे नजर आएंगे। तो हमें जैसा कि दिख रहा है ये वाला लाइन है, ये इसमें दे रखा है और इसमें भी दे रखा है, ये वाला लाइन है ये इसके अंदर भी दे रखा है बट इसके अंदर नहीं है तो ये हट गया हमारा। ये डॉटेड लाइन ये रहा हमारा डॉटेड लाइन, नेक्स्ट डॉटेड लाइन ये रहा और नेक्स्ट डॉटेड लाइन हमारा ये रहा। ये हमारा जो लाइन खींचा गया है ये खींचा गया है, फिर इसको ऐसे कट कर दिया गया है, यानी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। अगर आप आगे के दो ऑप्शंस को और देखते हैं तो वो इन दूसरे का एकदम पेयर नहीं बनता है, या हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है हमारा पूरा का पूरा एम्बेडेड होता है। ये दोनों की दोनों आकृतियां जो बन रही हैं वो एक ही स्क्वायर के अंदर बना दी गई हैं। जैसे कि हम कहते हैं ये लिखा हुआ है a और ये लिखा हुआ है h, अगर हम दोनों को एक साथ बना दें, कैसा कर दें एक साथ बना दें, तो a ये बना हुआ और h ये बना हुआ है, तो ऐसी आकृति जहाँ बन जाएगी वही हमारी आकृति सही होगी, जिसी को बोलते हैं हम क्या, अतिव्यापित। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी होगी। तो हम यहाँ देख रहे हैं सबसे पहले कि इस आकृति को हमने क्या किया है, ये जो हैं दोनों की दोनों जो कलरफुल आकृतियां हैं आगे की ओर बढ़ रही हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं ये क्या करती है, दो पेयर आगे बढ़ती है, यानी एक बॉक्स को छोड़कर दूसरे बॉक्स में पहुंच जाती है। तो यहाँ आ गई, फिर ये आगे जाएगी तो दो बॉक्स आगे पहुंच जाएगी, यानी यहाँ आ जाएगी। और इसके बाद हमने देखा ये दो बॉक्स और आगे आएगी तो यहाँ आएगी, और अब इसके बाद जो बनने वाली है वो कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी। यानी कि ये और ये इन दोनों में से ये वाला सही हुआ, ठीक है। और आगे देखते हैं फिर, अब इसके अंदर हमने देखा ये वाली आकृति कहाँ कर बन गई, यहाँ, यानी ये दो पेयर को लांघती है। तो 1 2 3 तीन पेयर आगे चल रही है, यहाँ से यहाँ आ जाएगी, उसके बाद तीन पेयर और आगे जाएगी तो 1 2 3 यहाँ आने वाली है अगले में। यहाँ से हम देख रहे हैं यहाँ से बाद 1 2 3 एक साथ बन गई, एक साथ बनने के बाद फिर से आगे 3 जाती है तो 1 2 3 यहाँ आ जाएगी, और अब आगे जाएगी तो 1 2 3 इधर आकर बन जाएगी। यानी हमने ये देखा कि ये केवल एक बॉक्स को लांघ रही है और दूसरी आकृति हमारे तीन बॉक्स को आगे की ओर बढ़ रही है। या हम यूँ कह सकते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी कि ये वाला जो बॉक्स है ये केवल 45 डिग्री घड़ी की दिशा में बढ़ रहा है। कितना, केवल 45 डिग्री। और नेक्स्ट वाला जो बॉक्स है वो 135 डिग्री घड़ी की दिशा में बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार से हम बढ़ाते चले जाएंगे और बढ़ाने के बाद हमारी आकृति बनेगी ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, यही हमारा करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ये हमें बोर्ड मार्क्स की अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन में दे रखा है 2/9 प्लस 2/3। तो सबसे पहले हम इसी ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ये 2/9 दे रखा है और ये 2/3। उसके बाद मल्टीप्लाई 2 का इसमें गुना किया 4, 8 और 8 एक 9/4। इसमें डिवाइड करना है कितने से, 5/6 से, और मल्टीप्लाई 5/12। तो सबसे पहले हम बोर्ड मास जैसा होता है, तो बोर्ड मास के अंदर सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट को हम जैसे ही सॉल्व करते हैं, देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा, 9 आएगा। 9 का 9 में डिवाइड किया 1 आएगा, 1 का गुणा कर दिए तो ये आ गया 2। 3 का डिवाइड किए तो कितना आ गया 3, 3 का 2 गुना 6 बटा कितना आ गया 9, कि हमारा ब्रैकेट सॉल्व होगा। उसके बाद क्या, ऑफ तो है नहीं इसके अंदर। उसके बाद डिवाइड है, डिवाइड को सब सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। ये हमने चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में, तो इंटरचेंज हो गया, अजय एज इट इज लिखा हुआ है। अब जो संख्या कट रही होंगी उसे हम काट देंगे। देखो ये 5 से 5 कट गया, 6 से कटा एक बार ये और 2 बार ये कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, ये 9 से 9 कट गया, इन दोनों को जोड़ दिया कितना हो गया 8। और 8 को हम देख रहे हैं 2 बार काटेंगे 4 से, और इसको इससे काट दिया 2। यानी ओवरऑल सॉल्व करने पर क्या मिला हमें, कुछ नहीं तो 1। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपको समझ नहीं आया हो तो एक बार आप इसको रिवाइंड करके देख लें, आसानी से समझ आपको आ जाएगा। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि 300 किलोमीटर दूर एक स्थान के लिए नरेश 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, यानी यात्रा करता है, और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा की लगभग औसत गति क्या है। देखिए 300 किलोमीटर की दूरी है ये, अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटे से जाएगा तो 6 घंटे लगेंगे उसको। कितना टाइम लगेगा, 6 घंटे। अब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो 60 का जैसे डिवाइड किया तो 5 घंटे लगेंगे। ओवरऑल हम कह सकते हैं कितने घंटे का टाइम लगा, 11 घंटे का। दूरी उसने कितनी तय की, 300 किलोमीटर जाने में और 300 किलोमीटर वापस आने में, ओवरऑल 600 किलोमीटर। क्योंकि 300 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक गया 50 की स्पीड से, वापस लौट रहा है 60 की स्पीड से, वापस यहीं लौटता है इसी पॉइंट पर। तो टोटल दूरी 600 होती है। 600 में हम डिवाइड करते हैं तो ये जाने वाला हमारा 5 बार, फिर हमारा जो रिमाइंडर बचेगा 55 के बाद 50, यानी कि 4 बार। अब पॉइंट में वैल्यू आएगी, लेकिन इसने क्वेश्चन में दे रखा है हमें कितना, लगभग औसत में। तो लगभग में हमारा कितना आ गया, 44 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर 3 वाला इसका करेक्ट आंसर है, यहाँ भी दे रखा है इसमें। ठीक है, आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि ए की 4 गुनी आयु, कि ए का कितना गुना, 4 गुना, बी का 5 गुना आयु का अंतर 0 है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ए का 4 गुना बी का 5 गुना बराबर है। तो ए बटा बी, यानी ये आएगा 5 और ये आएगा कितना, 4। इस बी को हम नीचे ले आए और इस 4 को हम इधर नीचे ले आए। इनमें हम चाहें तो एक्स कोफिशिएंट लगा सकते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाए कि इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5:4। इतना क्लियर है, ये 5 है और ये 4 है। यानी वर्तमान में हम ये देखते हैं कि ए और बी की आयु कितनी है, तो ये 5x है और ये 4x है। अब 15 वर्ष के बाद हम देखते हैं इनकी आयु का अंतर कितना हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। यानी बात ये निकल कर आती है कि 15 साल के बाद इनकी आयु का अंतर कितना हो जाएगा, 5 वर्ष। जैसा कि अभी हम वर्तमान में लें, मान लीजिए आपकी आयु 20 वर्ष है और आपका जो छोटा भाई है आपसे 2 वर्ष छोटा है, तो जीवन के कितने भी वर्ष गुजर जाएं वो आपसे 2 वर्ष से छोटा ही रहेगा। तो इसी प्रकार से हम ये समझ पाते हैं कि चाहे 15 वर्ष बाद अंतर हो और चाहे वर्तमान में अंतर हो, अंतर जो रहने वाला है इन दोनों में कितने का रहने वाला है भाई, 5 वर्ष का। तो हम ऐसा कह सकते हैं इन दोनों में जो अंतर है हमारा 1 एक्स का है, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 5। तो वर्तमान आयु निकालनी है एक ही, तो 5 गुना किया तो आंसर कितना आ गया, 25 वर्ष। बट व्यापम ने इसका जो आंसर दिया है 5 दिया है, 5 ये मिसप्रिंट है, इसका आंसर आएगा कितना, 25। ऑप्शन नंबर सेकंड, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है जबकि आंसर आना है 25। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप भी सॉल्व करेंगे, अगर 5 को लेकर आप सॉल्व करते हैं तो ये क्वेश्चन का आंसर सही नहीं मिलेगा आपको। तो आंसर है इसका सही क्या, 25। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि 5 संख्याओं का औसत 50 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो आंसर आएगा 55। देखिए किसी भी संख्या के औसत में यदि हम प्रत्येक संख्या में जितना मान जोड़ते हैं उतना ही औसत में जोड़ दिया जाता है। तो हमने देखा प्रत्येक संख्याएं, जितनी 5 संख्याएं सभी में हम क्या जोड़ रहे हैं, 5 जोड़ रहे हैं, तो उसके औसत में भी कितना जुड़ जाएगा, 5 जुड़ जाएगा।
तो आंसर करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी फोर्थ वाला। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि मेरी माँ की उम्र मेरे जन्म के दौरान उतनी थी जितनी आज मेरी उम्र है। यदि आज मेरी माँ की आयु 60 वर्ष है तो मेरी वर्तमान आयु क्या है। देखिए बात वर्तमान की जाती है यहाँ पर, और ये जन्म के समय है। तो जन्म के समय माँ की आयु और पुत्र की आयु, तो मान लेते हैं पुत्र की जब आयु रही होगी यानी मेरी आयु 0 रही होगी, तब माँ की आयु कितनी थी x, और अब जो माँ की आयु है उतनी मेरी आयु है, तो ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे। तो आप समझ पा रहे हैं यहाँ से आता कि हमने कितना जोड़ा है, केवल x, तो इधर भी कितना जोड़ा जाएगा x, तो ये कितना हो गया 2x, और 2x का वैल्यू में कितना गिवन है 60, तो एक x का मान कितना आ गया 30 वर्ष। तो पुत्र की या मेरी जो वर्तमान आयु है वो कितनी है 30 वर्ष। देखिए ये वाली आयु और ये वाली आयु सेम है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि जो मेरी आज की जो आयु है उस समय मेरी माँ की आयु थी जब मेरा जन्म हुआ था। तो इस बात को समझ पाए होंगे, तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है यदि एक रेनकोट का अंकित मूल्य 250 रुपये है लेकिन इसे 225 में बेचा जाता है, एमआरपी कितना है 250 और सेलिंग प्राइस कितना है 225, तो कितने प्रतिशत की छूट दी गई। तो हमने कहा छूट दी गई है 25 रुपये की, कितने पर 250 रुपये पर। गुणा कर दिए हमने 100 का, 25 से काट दिया 10, 10 को इससे काट दिया, तो आंसर आया 10%। जो बट्टा दिया गया 10% का दिया गया, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है कि एक व्यक्ति अपने ऑफिस 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो उसे 6 घंटे लगते हैं। उसे कुल कितने घंटे लगते हैं 6। तो घर से ऑफिस की दूरी कितनी है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले व्यक्ति की जो चाल है वो कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटे, और वापस लौटते समय कितनी है 1 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, कितना आ गया 5। 5 का डिवाइड किया तो ये आ गया कितना 1 घंटा, 1 का डिवाइड किया तो ये आ गया 5 घंटे। तो हम देखते हैं टोटल टाइम कितना हो गया 6 घंटे। तो 6 घंटे, तो दूरी कितनी है इसकी 5 किलोमीटर। यही इसका आंसर है, क्योंकि इसने ही बोला कि 6 घंटे लगते हैं, 6 घंटे यहाँ लग रहे हैं, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है कि एक फल विक्रेता ने 20 किलोग्राम सेब 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। सबसे पहले हम सीपी निकालते हैं कि 20 किलोग्राम सेब 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे हैं, तो कितने रुपए के 160 रुपये के। आगे बोला गया जिसमें से 5% सेब सड़ गए। तो हम देखते हैं 5% सेब सड़ चुके हैं, यानी 20 किलोग्राम सेब का 5% निकालते हैं। तो इसको काट दिए हम, तो ये कितना आ गया हमारा 5, और 5 से काट दिए हम तो ये आ गया कितना 1, यानी 1 किलोग्राम सेब सड़ गया। तो बेचते समय हमारे पास केवल 19 किलोग्राम सेब है, और किस रेट से बेचा है हमने इसे 11 रुपये प्रति किलोग्राम। तो 11 का मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया 902, 209 रुपये में बेच दिए। तो ओवरऑल हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो हमने देखा कि जो 160 रुपये में खरीद कर लाए थे उसे कितने में बेच दिया 209 में, तो डिफरेंस आ गया इसका कितना 39 रुपये। कितने पर 160 रुपये पर, क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस को हम नीचे लिख दिया, गुणा कर दिए 100 का, 0 से 0 काट दिए, 2 से काटने पर ये 8 आ गया, ये 5, गुणा कर दिया हम इसका, और गुणा करने के बाद डिवाइड कर दिया 8 से, तो आंसर आ गया ओवरऑल हमारा 30.625%, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि 61 मल्टीप्लाई 62 मल्टीप्लाई 63 डैश 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 मल्टीप्लाई 69, अगर इन सभी का गुणा कर दिया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो देखिए इसमें लास्ट वाले अंक हमें देखना है कौन कौन से आ रहे हैं। 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 5 6 7 8 9 यही आ रहे हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कहीं पर भी अगर 5 आ जाए और 5 लास्ट का इकाई अंक है, उसके साथ कहीं पर भी सम संख्या मिल जाए, क्या मिल जाए सम संख्या। तो हमने देखा सम संख्या तो बहुत दे रखी है, 62 है, 64 है, 66 है, 68 है। तो किसी भी सम संख्या के साथ यदि आप 5 का गुणा करते हैं तो लास्ट में आपको 0 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 0। तो इसका आंसर आया ऑप्शन नंबर सेकंड। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन में गिवन है एक देश की आबादी किसी वर्ष 2% तक बढ़ती है और अगले वर्ष 3% तक बढ़ती है। इन 2 वर्षों में उस देश की आबादी में सम्मिलित वृद्धि दर ज्ञात कीजिए क्या है। देखिए बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे सबसे पहले वर्ष 2% बढ़ती है प्लस दूसरे वर्ष 3% बढ़ती है प्लस 2 × 3/100। इन दोनों को हमने जोड़ दिया, कितना आ गया 5। दोनों का गुणा कर दिए 6/100। 100 से डिवाइड कर दिए तो ये आ जाएगा 5 + 0.06। इसे ऐड कर देते हैं तो आंसर आएगा 5.06%। इतने प्रतिशत आबादी क्या हो गई, बढ़ चुकी है। ज्ञात कैसे किया हमने, हम कह सकते हैं x + y + xy/100। इसका हमने कॉन्सेप्ट का यूज़ किया है क्योंकि पहले वर्ष 2% और दूसरे वर्ष 3%। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कम होती तो हम माइनस का यूज करते, दोनों बार बढ़ रही है इसलिए हमने प्लस का यूज किया है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या बना है 56% ऑफ 75, यानी 56% निकालना है किसका, 75 का। तो परसेंटेज का सिंबल हटा के हम नीचे 100 लिख देते हैं और ये लिख दिया 75 प्लस 9% किसका, 125 का। तो 9% परसेंटेज का सिंबल हटा के हमने नीचे 100 लिख दिया और ये 125 काट देते हैं। जैसे हमने देखा 25 से काट दिया 3 बार तो ये 4 बार, 4 से इसे डिवाइड कर दिए 14, 14 का 3 गुना हो गया 42 प्लस 25 से काट दिए 5 बार और 4 बार। अब हम देख पा रहे हैं कट नहीं रहा है तो इसका हम गुणा कर लेते हैं किसका, इन दोनों का। तो ये आ गया कितना 45/4। डिवाइड कर देते हैं इसका इसमें तो ये तो रहेगा हमारा 42 प्लस ये आएगा 11.25। इसे हम ऐड कर देते हैं। जैसे ही ऐड करते हैं, ऐड करने पर आएगा हमारा ये 53.25, यानी ऑप्शन नंबर 4 वाला, लास्ट वाला, यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है कि 120 मीटर लंबी एक ट्रेन 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 155 मीटर लंबी पुल को कितने समय में पार करेगी। जैसा कि हम जानते हैं क्या होता है हमारा, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ हमें क्या ज्ञात करना है, देर ज्ञात करनी है, टाइम ज्ञात करना है। तो हमने देखा क्या हो जाएगा हमारा t = d/s, यानी टाइम समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देख लेते हैं हम सबसे पहले टाइम हमें ज्ञात करना है। दूरी कितनी तय करेगा, ट्रेन अपने आप की लंबाई को और पुल की लंबाई को दोनों को जोड़ दिया जाता है। जैसे जोड़ देते हैं 5 का 5 आ गया, 5 और 2 7, 1 और 1 2, 275 मीटर। स्पीड है इसकी 66 किलोमीटर प्रति घंटे। इसे हम बदल देते हैं मीटर प्रति सेकंड में। तो 5/18 का हम गुणा कर देते हैं। देखिए सबसे पहले इसको 6 से कैंसिल आउट किया, या हम कह सकते हैं कैंसिल आउट हम बाद में कर सकते हैं या कर ही देते हैं। 6 से कैंसिल आउट किया तो ये चला गया हमारा 3 बार। अब ये कट नहीं रहा है तो 3 ऊपर चला जाएगा, 5 से हमने इसको काट दिया 5 बार और 5 बार। अब सॉल्व करने पर देखते हैं t = 55 × 3/11। 11 से हम इसे कैंसिल आउट करते हैं 5, तो ये 3 गुना कर दिया 5 का तो ये आ गया 15 सेकेंड। तो आंसर आया इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 15 सेकेंड्स। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या बने कि 3 पाइप एक टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकते हैं, तो उस टैंक को 2 घंटे में खाली करने के लिए कितने पाइपों की आवश्यकता जरूर होगी। हमने देखा 3 पाइप लगे हुए हैं और ये 10 घंटे में टैंक को खाली कर सकते हैं। अब दोबारा से कितने घंटे में खाली करना है, 2 घंटे में। पाइपों की संख्या हम P मान लेते हैं। 2 से कैंसिल आउट किया 5, 5 का 3 गुना, आंसर आ गया 15। तो कितने पाइपों की जरूरत पड़ेगी, 15, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में है, सॉरी 4th में है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन जो था हमारा चैप्टर था हमारा वर्क एंड वेजेस। टाइम एंड वर्क के बाद हम जो चैप्टर पढ़ते हैं वर्क एंड वेजेस, वही चैप्टर था। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या बने, एक माता और पुत्री की आयु का योग 56 वर्ष है। यदि 4 वर्ष के बाद या 4 साल के बाद माता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुनी हो जाएगी, तो माता और पिता की आयु का आयु ज्ञात कीजिए क्रमशः क्या होगी। देखिए वर्तमान की यदि बात की जाए तो माँ की आयु को हमने n मान लिया और पुत्री की आयु को हमने डॉटर को d मान लिया। तब देखते हैं इनकी आयु का कितना, 56 वर्ष। अब बोला गया 4 वर्ष के बाद, कब, 4 वर्ष के बाद। तो आप देख रहे हैं 4 वर्ष इसमें जोड़ा जाएगा और 4 वर्ष
इसमें जोड़ा जाएगा। तो हम कहते हैं कि इनका योग जो है 4 और 4 कितना बढ़ जाएगा, 8 वर्ष बढ़ जाएगा। तो हमने इसमें क्या कर दिया, 8 वर्ष जोड़ दिया, ये कितना हो गया 64। तो हम देख पा रहे हैं या तो क्या कर दें यहाँ पर 8 वर्ष जोड़ दें, या फिर हम क्या कर सकते थे, यहाँ से 8 वर्ष कम कर सकते थे, उसको भी हम समझ लेंगे। पहले देख लेते हैं क्या है। अब 4 वर्ष के बाद क्या होता है, माता की आयु पुत्री की आयु का 3 गुना हो जाती है, ये 3x हो जाएगा। तो पुत्री कितने की होगी, x की। तो ओवरऑल हमने देखा कि 4x इज इक्वल टू कितना है हमारा 64। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 16। तो अब देखते हैं पुत्री की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, x का वैल्यू कितना है 16, ये कितना है 48। और हमें जो आयु बतानी है वो वर्तमान आयु बतानी है, लेकिन हमने जो अभी आयु निकाली है वो 4 वर्ष बाद की निकाली है। तो यहाँ से हम 4 वर्ष पीछे जाएंगे और इधर भी हम 4 वर्ष पीछे जाएंगे। तो माँ की जो आयु निकल कर आएगी वो 44 वर्ष आएगी, पुत्री की आएगी 12 वर्ष। और इस क्वेश्चन का यही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कि माँ की आयु 44 वर्ष, पुत्री की आयु 12 वर्ष। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन है, ये प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। क्वेश्चन में गिवन है 5 आमों का क्रय मूल्य 4 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए कितना है। तो हम देख रहे हैं कि 5 आमों का CP, 5 मैंगो का CP 4 मैंगो के SP के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं CP बटा SP। ये 4 अपने प्लेस पर है, 5 कहाँ जाएगा, नीचे। जो सामान हम 4 रुपये में खरीद कर लाए हैं उसे कितने में सेल कर रहे हैं, 5 में। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का कितने पर, 4 पर, क्योंकि क्रय मूल्य पर ज्ञात किया था, गुणा कर दिया हमने 100 का, 4 से काट दिया तो आंसर आया कितना 25%। तो जो प्रॉफिट हुआ है उसको कितने का हुआ, 25% का। आंसर नंबर सेकंड वाला है इसका, ऑप्शन नंबर 2 आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि एक व्यक्ति किसी काम को 14 दिनों में कर सकता है। तो हमने देख लिया कि व्यक्ति को हम लिखते हैं मेल, तो ये व्यक्ति कितने दिनों में करता है, 14 दिनों में। यदि उसका पिता उस कार्य को करता है तो 7 दिन में। पिता को हमने फादर लिख दिया, ये 7 दिन में कर सकता है, जबकि बेटा 21 दिन में, यानी सन की बात की जाए तो 21 दिन में। यानी सभी का हम LCM लेते हैं तो ये निकल कर आ जाएगा हमारा 42, डिवाइड कर दिए 14 से तो ये निकल कर आएगा 3, 7 से कर दिए 6, 21 से कर दिए 2। यहाँ पर हमें इन सभी की इफ़िशियंसी मिल चुकी है। अब देखते हैं कार्य क्या बोला गया। यदि तीनों एक साथ कार्य को करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। अगर हम तीनों से एक साथ कार्य करवाएं तो व्यक्ति, उसके पिता और उसका पुत्र एक दिन में मिलकर कितना कार्य कर पा रहे हैं, 11 कार्य। टोटल कार्य हमारा कितना है 42, और 11 से हम डिवाइड करते हैं तो ये सबसे पहले जाएगा 3 बार 36, रिमाइंडर बचा 6/11, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा है, सॉरी एक बार डिवाइड करके देखते हैं, 11 3 33, तो रिमाइंडर हमारा बचेगा कितना, क्योंकि ये तो ऑप्शन में था नहीं, तो ये है 9/11, यानी फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। हमें केवल डिवाइड करना है इसका, इसमें जो शेषफल बचता है उसको हम लिखते हैं कहाँ है, यहाँ, और जितना हमारा भागफल आता है उसको हम यहाँ इंटीजर के प्लेस पर लिख देते हैं। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि 30, 45 और 52 विद्यार्थियों सहित प्रत्येक सेक्शन के औसत अंक 30, 45, 41 है, तो सभी के सेक्शन के एक साथ अंकों का औसत क्या है। यानी कि एवरेज का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। देखिए सिंपल होने के साथ साथ ये कैलकुलेटिव भी चैप्टर है, क्वेश्चन है। देखिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। मान लीजिए 3 क्लास हैं, इन तीनों क्लासों में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 30, 45 और 52, लेकिन औसत अंकों की बात की जाए तो 30, 45 और 41। हम क्या करते हैं, इनके औसत अंक की जगह टोटल अंक निकालते हैं। सबसे पहले तो कितना आ गया 900, 45 का 45 हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा हमारा 2025, और 41 का 52 में करते हैं तो ये निकल कर आएगा हमारा, ये हमें करना ही पड़ेगा और इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसको, इसको और इसको जो हमने क्या किया, गुणा करके इसको लिख दिया। देखिए स्टूडेंट कितने हैं, 30, 45 और 52, यानी 127 स्टूडेंट हैं। औसत हम इन सबका निकालना चाहते हैं। इन सभी को हमने जोड़ दिया तो ये निकल कर आ गया हमारा 5057/127। जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो आंसर निकल कर आएगा 39.81, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही कैलकुलेटिव वाला
चैप्टर जो क्वेश्चन हमारा ये बन गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है, मैं एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, परीक्षा में 2 विद्यार्थी गणित में प्रत्येक 100 अंक लेकर आते हैं। यानी 2 विद्यार्थियों की अगर बात की जाए 100 अंक लेकर आते हैं तो इनका कितना मार्क्स हो गया 200। 3 विद्यार्थी 0 अंक प्राप्त करते हैं तो 0 मार्क्स हो गया इनका। शेष के अंकों का औसत कितना है 40 है। देखिए कितने विद्यार्थी हो चुके हैं 2 और 3 5 विद्यार्थी हो चुके हैं अभी। अब टोटल विद्यार्थी कितने थे हमारे 20, तो कितने विद्यार्थी बचे 15, जिनका औसत कितना 40, तो गुणा कर दिए तो ये कितना आ गया 600। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि 800 अंकों का योग है और टोटल विद्यार्थी कितने हैं 20, तो डिवाइड कर देते हैं तो ये निकल कर आ गया कितना हमारा 40 अंक, जो नया औसत बनेगा। ये भी हमारा एवरेज का क्वेश्चन है। तो लगातार 2 क्वेश्चन मिल गए और आगे भी देखते हैं, एक क्वेश्चन और दे रखा है एवरेज का ही। क्वेश्चन में गिवन है कि 9 के प्रथम 25 गुणनखंडों का औसत क्या होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन आप भी समझ पा रहे होंगे, विदाउट ट्रिक नहीं हो सकता, क्योंकि आप कितना भी लॉजिक लगा लें इसमें टाइम लगेगा ही, टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम इसका यूज कर सकते हैं इसके लिए k ब्रैकेट n+1/2। k यहाँ पर इंडिकेट करता है कितने का हम नंबर्स ले रहे हैं, तो हमने नंबर लिया 9। n मतलब कितने पद हैं, तो 25 और 1/2, तो इसको जोड़ लेते हैं कितना हो गया, ये हमारा 26 हो गया। तो 9 गुणा 26/2, इसको कैंसिल आउट किया तो आ गया 13। तो हमने देखा 9 गुणा 13, तो 9 गुणा 13 करते हैं, आंसर आ गया 117, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। तो ये हमारा क्वेश्चन भी हमारा एवरेज से था। तो लगातार हमने देखा 3 क्वेश्चन एवरेज के हमें मिले, और आगे देखते हैं कौन से टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में गिवन है कि किसी सुनिश्चित भर्ती परीक्षा में 3 भाग विश्लेषण, तर्क और संख्यात्मक, हम कह सकते हैं कि एनालिटिकल, लॉजिकल और न्यूमेरिकल 3 पार्ट बांटे गए हैं। तो सबसे पहले ये जो था 40 मार्क्स का पेपर था, ये 50 मार्क्स का पेपर था और ये 60 मार्क्स का पेपर था। ओवरऑल जो है 150 नंबर का पेपर था। आगे पढ़ते हैं क्या दिया है, जिसने 80% से अधिक अंक पाए हैं उसका क्या होना है, सिलेक्शन होना है। चयन सिर्फ उसी का होना है जिसने 80% से अधिक अंक पाए हैं। शीला को 35 अंक विश्लेषण भाग में, यानी एनालिटिकल में कितने अंक मिले हैं 35। फिर बोला गया कि 60% अंक तर्क वाले में, तो इसका हमें 60% निकालना है। देखिए 10% का मान क्या होगा 5, तो 60% के लिए 10 में 6 का गुणा कर दिया तो यह आ जाएगा हमारा 30%। नहीं है तो हम इसे निकाल सकते हैं कैसे, 50 गुणा 60/100, 0 से 0 काट दिया, 0 से 0, 5 का 6 गुना 30, तो ये आ गया 30 और ये आ गया 35। अब हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन में ये गिवन है कि जब चयन करना चाहते हैं जिस विद्यार्थी का, तो उसको कितने मार्क्स लेकर आने हैं 80%। तो आपने देखा टोटल कितना है 150, इसका हमें 80% ज्ञात करना तभी चयन होगा। गुणा कर दिए 100 से, डिवाइड कर दिए 100 से, 0 से 0 कट गया, 0 से 0, इसका गुणा किए तो 120 अंकों की ज़रूरत पड़ती है। तो आप देख पा रहे हैं 120 में से 35 और 30 कितने हो चुके हैं 65, माइनस कर दिए 65, तो अब कितने अंक और चाहिए 55। और ये 55 अंक देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, न्यूमेरिकल, यानी संख्यात्मक भाग को कितने अंक प्राप्त करना है जिससे उसका चयन हो सके। तो आपने कहा 120 अंक लाने के लिए कितने अंक कम पड़ रहे हैं, इन दोनों को जोड़ करके माइनस कर दिए 120 से, तो आंसर आ गया हमारा 55, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पर गिवन है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये हमारा। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि मोम की एक गेंद का व्यास 30 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 5 सेंटीमीटर लंबी और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली त्रिज्या की मोमबत्तियां बनाई जाती हैं, तो मोमबत्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए कितनी होगी। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं हमारे पास एक क्या है, बॉल है। बॉल कैसी है 3D के अंदर बॉल है, तो बॉल को हम जानते हैं कि इसका त्रिज्या कितना है। देखो व्यास दे रखा कितना 30, तो त्रिज्या कितना रहा होगा 15। अब बोला गया इसको पिघलाकर हमें बनाना क्या है, एक मोमबत्ती बनानी है। मोमबत्ती जो हमारी सिलेंड्रिकल की होगी, और इसका जो व्यास रखा गया है वो कैसे रखा गया है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या रखी गई है और ऊंचाई रखी गई है 5 सेंटीमीटर।
जैसा कि हम जानते हैं कि अगर गोले का आयतन हमें निकालना हो तो लिखना पड़ेगा क्या, पाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच नहीं होता, क्यूब है तो क्यूब आ जाएगा, आयतन के लिए क्यूब आता है, ठीक है, गोले के अंदर। अब देखते हैं क्या बन रहा है, हमारा बेलन बन रहा है। तो बेलन का आयतन क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान रखें यहाँ पर ये आर और ये आर अलग अलग हैं, तो पाई से पाई हमारा कैंसिल हो गया, वैल्यू पुट कर देते हैं 4 इंटू आर कितना है बॉल का, इस गेंद का व्यास कितना है 30, तो 30 अगर व्यास है तो त्रिज्या कितना होगा 15 गुणा 15 गुणा 15 बटा, यहाँ त्रिज्या है हमारा कितना 2 सेंटीमीटर, तो 2 गुणा 2 और ऊंचाई है 5, काट देते हैं हम 2 से 4 से हमने से काट दिया, कट गया, 5 से हमने से कैंसिल कर दिया, तो ये चला गया कितनी बार 3 बार, तो 5 का 5 15 में 15 गुणा किया 225, और 225 का 3 गुना यदि हम करते हैं तो ये निकल कर आएगा हमारा 675, जबकि इस क्वेश्चन में ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। इस क्वेश्चन में आंसर दे रहा है केवल कितना 225, यानी 15 गुणा 15 करने के बाद, तो इसका आंसर व्यापम ने भी जो दिया है वो कितना दिया 225 ही दिया है, बट 225 इसका निकल नहीं रहा है। लेकिन निकालने के लिए जो कंडीशन बनती है वो ये बनती है कि अगर आप इसको एक क्या है मोमबत्ती मानते हैं, कैंडल मानते हैं, तब इसकी ऊंचाई को हम कितना लिखेंगे 5, तो ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। जब ये स्क्वायर हो जाता है तब हमें ये ध्यान रखना है कि अगर इसकी हाइट कितनी थी 5 थी, तो ये वाला 5 हमारा इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 15 बच जाएगा, जिसका आंसर कितना देगा 225, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तब इसका आंसर दे दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है लोहे के एक बार की लंबाई 11 मीटर और उसका भार 23.1 किलोग्राम है, तो उसी का समान एक अन्य बार की लंबाई 13 मीटर है, तो उसका भार कितना होगा। तो हम जैसा कि हम समझ पा रहे हैं, यदि 11 मीटर का एक हमारे पास बार है तो जिसकी लंबाई कितनी होगी 23.1 किलोग्राम। अगर हमारे पास 1 मीटर का बार होता तो उसकी लंबाई कितनी आती 23.1 बटा 11 किलोग्राम, और हमारे पास है कितना लंबा 13, तो हम 13 का गुणा कर देते हैं, 13 मीटर इज इक्वल टू 23 इंटू 0.1 इंटू 13/11। इसको जब हम सॉल्व करेंगे डिवाइड करने के बाद तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 23.3 किलोग्राम। इस पूरे पार्ट को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये देगा क्या हमें 27.3 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सेकंड। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या बने कि दो प्रतिभागियों के बीच चुनाव में एक को 35% वोट मिले और वह 15,000 वोटों से हार गया, तो जीते हुए प्रतिभागी को कितने वोट मिले होंगे। जैसा कि हम समझ पा रहे हैं 100% टोटल वोट रहे होंगे, तो इसमें से एक तो होगा हमारा विनर, विजेता होगा, और दूसरा होगा लूजर, हारने वाला होगा। तो हारने वाले कैंडिडेट ने बताया कि उसने कितने वोट प्राप्त किए हैं 35%, तो ऐसा हम कह पा रहे होंगे कि इसने जो प्राप्त किए होंगे वो 65% किए होंगे। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना रहा होगा 30%, और तब 30% वोट बराबर कितना हुआ 15,000, क्योंकि हार और जीत के बीच में जो अंतर होगा वही तो पता चलेगा कितने हज़ार का है। तो हमने देखा 30% का है, इसने बोला 15,000 वोटों का है, तो मान निकालना हमें कुल वोट कितने थे, यानी 100% थे। यदि मैं यहाँ से 0 से 0 काट दूँ और 3 से इसे काट दूँ तो 1% का वैल्यू मुझे निकल कर आएगा कितना 500। हमें पता करना है कि जीते हुए प्रतिभागी ने कुल कितने % वोट प्राप्त किए हैं। तो जीतने वाला विजेता कौन है 65% वाला, तो हम गुणा कर दिए इसमें कितने का 65% का, तो आंसर आ गया हमारा कितना 32,500 वोटों से क्या है जो विजेता हुआ है उसने कितने वोट प्राप्त किए हैं 32,500, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि निम्न दिए गए 4 पतों में से नीचे दिए गए पते में के ठीक समान कौन सा नहीं है। देखिए आपको ये एक एड्रेस दिया जाता है, इस एड्रेस को मैच करने के बाद 4 ऑप्शन में आपको ये चेक करना होता है
जब इसमें बोला गया नहीं तो नहीं वाला चेक करेंगे। यदि इसमें बोला गया होता कि सम्मिलित किया गया है तो हमें सही वाला चेक करना पड़ता। अभी देखना है कि इनमें एरर होना चाहिए। तो फर्स्ट वाले में देख पा रहे हैं तो फर्स्ट वर्ड पूरा का पूरा सही लिखा हुआ है, 6 सेंट्स सही लिखा हुआ है, प्लेटफॉर्म, और इसके बाद जो है वर्ड्स गायब हैं। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे तो यहाँ जब बोला गया है एक सा नहीं है तो हमें ये चेक करना होगा कौन सा नहीं है। अगर बोला गया हो सही सेम एड्रेस है तो हमें चेक करना होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये पैटर्न भी हमारा सेम है बिल्कुल। इसमें बोला गया है कि नीचे दी गई श्रृंखला में अक्षरों की संख्या का एक क्रम निहित है, गलत सगों संयोजन को चुनिए। यानी इन चारों में से कोई आपका एक डिफरेंट होगा तो उसी डिफरेंट को हमें चुनना है कौन सा है। जैसा कि हम समझ पा रहे हैं इन सब जगह बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, बट लास्ट वाले में यहाँ क्या कर दिया, ओ कर दिया सी के प्लेस पर। तो फोर्थ वाला हमारा क्या डिफरेंट है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर दे रखा है। तो इसमें हमें यही चूज करना है कि कौन सा इसके अंदर हाइड नहीं है या ओवरलैप नहीं है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस पेपर के अंदर हम ये फोर्थ वाला क्वेश्चन देख रहे हैं जो एवरेज का दे रखा है। बहुत आसान सा है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सभी को जोड़ देना है और हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, 6 से हमें डिवाइड कर देना है। तो हम इसे सबको जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद हम देखेंगे 714 मिल रहा है, जिसके अंदर हम 6 से डिवाइड करने वाले हैं। जैसे हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आंसर 119, जो कि ऑप्शन नंबर फोर्थ पर हमें गिवन है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में दिया गया है कि अंडर रूट 2 का मान है 1.414। तो हमें फाइंड करना है कि इसका अंडर रूट 2450 का वैल्यू कितना आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं। 2 से डिवाइड कर दिया तो ये बचेगा हमारा 1225। 1225 के हम और फैक्टर करें तो 5 से डिवाइड लगा देंगे, फिर 5 से लगा दिया जाएगा 7 गुणा 7। ओवरऑल हमारा ये निकल कर आया। तो एक पेयर हमारा ये बन गया, एक ये बन गया, बाहर निकाला हमने तो 5 गुणा 7 और अंडर रूट 2, या ओवरऑल सेव करने के बाद हम लिख सकते हैं 35/2। 35/2 में हम देख रहे हैं रूट 2 का मान हमें दे रखा है कितना, 1.414। तो इसको हमें पुट करना पड़ेगा 35 गुणा 1.414। जब इसका गुणा इसमें कर दी जाए या 35 का गुणा इस पूरी संख्या में कर दिया जाए तो निकल कर आएगा कितना, 49.49, जो कि ऑप्शन का आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या बने दिया गया है एंगल पी ओ आर, यानी पी ओ आर की वैल्यू कितना है x 3x, और क्यू ओ आर इसका वैल्यू है 2x + 10 डिग्री। तो हमने देखा अगर एक सीधी रेखा में, सरल रेखा में कोई भी कोण होता है तो कितने का होता है, 180 डिग्री का। और ये 180 डिग्री कितने के बराबर है, 3 और 2 5, यानी 5x डिग्री + 10। 10 को इधर भेज दें कितना आएगा, 170 बराबर 5x डिग्री। तो x का वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करते हैं, x डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, 34। हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन के अंदर वो करना है 3x + 10 का। तो सबसे पहले हम 3x निकालते हैं। जब 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो बन जाएगा 3x। तो जैसे हमने 3 का मल्टीप्लाई इधर किया तो इधर भी कर दिया, 3 × 4 = 12, रिमाइंडर आ गया 1 हमारा। फिर 3 का 3 गुना की 9 और 1 10, यानी 102 डिग्री। और 102 डिग्री में हम देख रहे हैं कितना जोड़ना है हमें, 10 जोड़ना। तो 10 हमने इधर जोड़ दिया, 10 इधर जोड़ दिया, तो आंसर आएगा 112 डिग्री, इसका करेक्ट आंसर है। तो आंसर है इसका 112 डिग्री, जो कि हमें ऑप्शन नंबर लास्ट में दे रखा है, फोर्थ वाले ऑप्शन में दे रखा है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या बना है कि आयोडीन हार्मोन्स का एक महत्वपूर्ण घटक है जो इसके द्वारा उत्पादित होता है, जिसका आंसर है थायराइड या अपटू ग्रंथि, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। जैसा कि हम जानते हैं कि आयोडीन थायराइड की ग्रंथि से स्रावित होता है, जिसके होने से जो हार्मोन्स का महत्वपूर्ण भाग होता है वह है, या इसकी कमी से हमें क्या है, घेंगा रोग हो जाता है। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि मोहन एक समलंब आकार का क्षेत्र खरीदना चाहता है जिसकी इसकी नदी के साथ भुजाएं समांतर हैं।
और सड़क के साथ की भुजाओं से दोगुनी है। तो इसके क्षेत्र का क्षेत्रफल 10,500 मीटर स्क्वायर है। तो दोनों समांतर भुजाओं के बीच का समलंब दूरी कितनी है? 100 मीटर। तो इस नदी के साथ की भुजाओं की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। जैसा कि हम कह पा रहे होंगे कि हमारा जो आकृति बनने वाला है कुछ ऐसा बनने वाला है। तो एक तरफ तो हमारा जो रोड है और दूसरी तरफ इसका नदी है, लेकिन ये अभी क्लियर नहीं है कौन सी तरफ नदी है। पढ़ते हैं उसके बाद क्लियर करेंगे कि इसकी नदी के साथ जो भुजा समांतर हैं और सड़क के बीच की भुजाओं से दोगुनी है। यानी सड़क के बीच वाली जो भुजा है वो दोगुनी है, तो ये हमारा कितना होगा? 1 गुना होगा। इसके बीच की दूरी कितनी है? 100 मीटर। तो हम जानते हैं जैसा कि अगर इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा जाए तो क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग। इसको और इसको जोड़ दें तो कितना आ गया? अगर x लगा दिए साथ में तो ये आ गया 3x, क्योंकि 2x प्लस 1x कितना हो गया? 3x इंटू h कितना है? 100 और बराबर दे रखा हमें कितना? 10,500। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 2 का गुणा कर दिए तो ये आ गया 210 बराबर 3x। 3 से काट दिया तो x का वैल्यू निकल कर आ गया हमारा कितना? 70। अब हमें ये बताना है कि नदी के साथ कौन सी है। तो नदी हमारी कौन सी है? छोटी वाली। सॉरी, नदी कौन सी हमारी? ये है। ये हमारी क्या है? सड़क है। क्योंकि नदी की तरफ क्या है? सड़क के बीच की भुजाओं का दोगुनी है। सड़क के बीच की भुजा ये है तो नदी की भुजा ये होगी बड़ी वाली। तो हमने देखा 70 का दोगुना किया 140, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमें गिवन है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक साइकिल 16% लाभ पर बेची जाती है। यदि इसे 100 रुपये अधिक में बेच दिया जाता तो 20% का लाभ होता। इसीलिए साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए कितना होगा। जैसा 16% और 20%, इन दोनों में जो अंतर है 16 और 20% का जो अंतर है वो कितना है? 4% का। जबकि क्वेश्चन में बोला गया है कि वह 100 रुपये अधिक में बेचता है। तो हमने देखा 1% का अगर वैल्यू निकाला जाए तो ये निकल कर आएगा कितना? 25। और कोई भी वस्तु हो वह हमारी कितने की होती है? 100% की। तो 100% बराबर आएगा हमारा 2500 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। तो आंसर है इसका साइकिल का जो सीपी होगा वो कितना होगा? 2500 रुपये। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि उस संख्या का घन ज्ञात करें जिसका घन, उस संख्या को ज्ञात करें जिसका घन दे रखा है। तो हमें दे रखा है घन कितना? माइनस का 2744,000। देखिए इसके लिए आपको पहले से क्यूब रूट याद होना चाहिए। क्यूब रूट का अर्थ है जैसे कि 14 का घन कितना होता है हमारा? 2744। और आप जानते हैं 3 जीरो लगा हुआ है तो 1 जीरो हम लगा सकते हैं। तो ये हमें अगर प्रॉपरली याद होता है 14 का क्यूब तो हम आसानी से इसको कर सकते हैं। अदरवाइज क्या ऑप्शन है हमारे पास? देखिए लास्ट में हमारा जीरो है तो जीरो रहेगा। अब ध्यान ही रखना है ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस की संख्या भी रहेगी क्योंकि क्यूब है। और अगर हम लास्ट का ये डिजिट देखें यानी कि जीरो को हटाने के बाद क्या हो रहा है? 4 1। तो एक का हम एक में अगर 3 बार लगातार गुणा करते हैं तो एक ही देगा। बट 4 का गुणा 4 में और 4 का गुणा जो भी आएगा 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो लास्ट डिजिट क्या देगा? 4 देगा। इसीलिए इसका आंसर क्या सही है? ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। ऐसे भी हम लगा सकते हैं बाय लॉजिक से। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या बना है कि दो पांचों को एक साथ फेंका जाता है तो एक संख्या की युग्म के प्राप्त होने की सम संख्या के युग्म के प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। देखिए सम संख्या पहले हम जानते हैं कौन कौन सी होती हैं? 2 4 6। तो पेयर में देखते हैं हम कितनी संख्याएं आने वाली हैं। जैसे कि पहले पांच में यदि देखा जाए 2 आया होगा तो दूसरे पांचे में 2 आ सकता है, 2 के साथ 4 आ सकता है और 2 के साथ 6 आ सकता है। तो एक बार पेयर ये बनेगा। दूसरी बार में अगर इसके साथ 4 दिया होगा 2 आ सकता है, 4 के साथ 4 आ सकता है और 4 के साथ 6 आ सकता है। यानी 3 कंडीशन ये बनती हैं। फिर लास्ट में देखते हैं हम 6 के साथ 2 आ सकता है, 6 के साथ 4 आ सकता है और 6 के साथ 6 आ सकता है। ओवरऑल हम कह सकते हैं हमारे पास कितने जोड़े बन गए? 9। तो ओवरऑल हमारी कितनी कंडीशन बन गई? 9। कितने में से? 36 कंडीशन से। अगर इसे हम कैंसिल आउट करें तो ये आएगा हमारा 3/।
12, या और कह सकते हैं तो 1/4, 1/4। बट आप देख रहे हैं जैसा कि ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर दिया है वो क्या दिया है, 1/12 दे रखा है। 1/12 देने का अर्थ केवल यही है कि टोटल कंडीशन हमारी जो बनती हैं वह कितनी बनती हैं, 36। और 36 में से अगर हम केवल 3 नंबर्स को लेते हैं तब ये कितना दे रहा है, 1/12। बट ये आंसर क्या है, रॉन्ग है। पता नहीं क्यों आपने ये दे रखा है, बट इसका करेक्ट आंसर जो निकलेगा वो 1/4 निकलेगा, जैसा कि आप भी समझ पा रहे होंगे। क्योंकि यहाँ दो दो के जो पेयर बनेंगे, सम संख्याओं के जो पेयर बनेंगे, टोटल और 9 बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब 9 पेयर बनेंगे तो इसको हम ऊपर लिखेंगे, तो ये कंडीशन बनती है हमारी 1/4। तो इस क्वेश्चन का कुछ कहा नहीं जा सकता, व्यापन के ऊपर है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि 4 वर्षों में 15,000 रुपये की राशि 18,000 हो जाती है, तो उसी दर से 6 वर्षों में 25,000 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी। जैसा कि हम समझ पा रहे हैं कि 4 वर्षों में जो 15,000 रुपये की राशि थी वो कितनी हो चुकी है, 18,000। तो हम कह सकते हैं इस पर इंटरेस्ट कितना मिला हुआ है हमें, 3,000 रुपये। तो एक वर्ष में कितना ब्याज मिला होगा, तो इसको फाइंड कर लेते हैं। 4 का डिवाइड कर दिया हमने, तो ये आ गया कितना हमारा, 750। 4 का डिवाइड कर दिए तो ये 750 आ गया। तो ये जो हमें 750 रुपये ब्याज मिला हुआ है, कितनी राशि पर मिला हुआ है, 750 रुपये ब्याज मिला हमें कितने पर, 15,000 रुपये पर, सॉरी। और गुणा कर दिए 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये वाले जीरो से इसको इससे काट दिया, तो आंसर निकल कर आया कितना, 5%। यानी हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है कितना मिल रहा है, 5%। तो एक वर्ष में जो मिला हुआ है हमें 5% ब्याज मिला है, तो 6 वर्षों में कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, 30%। तो इस राशि का हमें क्या करना है, 30% ब्याज और जोड़ देना है। तो हम कह सकते हैं कि 25,000 रुपये की राशि, अगर 100% उसका अमाउंट होगा, 30% इंटरेस्ट जोड़ा जाएगा, तो ओवरऑल 130% हो जाएगा। और बटा लिख दिया हमने 100। 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट गए, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 1 जीरो और 2 जीरो, तो ये 2 जीरो का 2 जीरो आ गया। आगे यदि हम 25 का 3 गुना करें तो 75 आएगा, 5 लिख दिया, रिमाइंडर 7 बच गया। 25 + 7 कितना हो गया, 32। यानी ये आ गया हमारा 32,500। तो हमारी जो राशि है वो कितनी हो जाएगी, 32,500। क्यों हो जाएगी, क्योंकि एक वर्ष में 5% ब्याज मिल पा रहा है, तो 6 वर्षों में कितना मिलेगा, 30%। तो जो अमाउंट बनेगा वह प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट को ऐड करने के बाद बनेगा। तो प्रिंसिपल हमारा 100% होता है, ब्याज हमें 30% मिल रहा है, तो 130% का वैल्यू हमने फाइंड कर दिया। इसको हम PRT लगाकर भी कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है, यदि एक आयत की लंबाई x-5 और आयत की चौड़ाई x+5 है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि ये आयत है, यदि इसकी लंबाई ये दे रखी है x-5, चौड़ाई यदि x+5 दे रखी है, तो हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। एरिया के लिए क्या करना, मल्टीप्लाई x-5 और x+5। जैसा कि आप जानते हैं क्या होगा, x² - 25। क्यों, क्योंकि हमारा फॉर्मूला बनता है a - b a + b, तो a² - b²। तो b का स्क्वायर कितना हो गया, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। या दूसरा तरीका ये है कि हम इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका इस x का x में, फिर x का 5 में, फिर 5 का x में, और फिर 5 का 5 में, तब भी हमारा आंसर यही आएगा। तो आंसर सही है आपका ऑप्शन नंबर 3। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है, सबसे लंबी छड़ की लंबाई जिसे 12 मीटर लंबे और 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सकता है। देखिए हम कह सकते हैं इसमें कि हमारे पास एक घनाभ है, और घनाभ के अंदर जैसा कि हम देख रहे हैं, ये अगर चित्र बना दिया गया है, तो इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर तक अगर किसी लंबी छड़ को रखा जाए तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए क्या होगी। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं √L² + H² B² + H²। यानी लेंथ कितना है इसका, 12, तो 12 का स्क्वायर कितना आएगा, 144, प्लस विड्थ कितना है, 9, 9 का स्क्वायर कितना आएगा, 81, 8 का स्क्वायर निकाल दिए, 64। इन सभी को जोड़कर हम देख लेते हैं कितना हो गया, 4 4 8 और 1 9, 6 4 10 और 9 19,
ये हो जाएगा हमारा कितना 8, 6 4 10 और ये हमारा 8 है और लास्ट में इसको जोड़ दिए तो ये आ गया 289। 289 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे कितना आएगा 17। आंसर है हमारा 17 मीटर। जो सबसे लंबा हम जो रखेंगे छड़ उसकी लंबाई निकल के आएगी 17 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। आइए चलते हैं क्वेश्चन में हमें गिवन है x की पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 1 में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि परिणामी बहुपद x² प्लस 2x माइनस 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो हमें डिवाइड करना है किससे, x² प्लस 2x माइनस 3 से, कितने में, x की पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 2x² माइनस प्लस x और माइनस 1 के अंदर। तो सबसे पहले डिवाइड करने से पहले हम देखते हैं आगे वाला जो पार्ट है ये इक्वल होना चाहिए। इक्वल नहीं तो इसको बनाते हैं, किसका गुणा करके, x² का हम गुणा करते हैं इसमें। तो ये पूरा का पूरा इसमें स्टेप में गुणा करेंगे x² का और आगे वाला पार्ट हमारा इक्वल हो जाएगा। x की पावर 4 हमेशा ध्यान रखना, ये आगे वाला जो पार्ट है इसको इक्वल करना होता है। x का स्क्वायर किया ये आ गया, 2x का मल्टीप्लाई किए तो 2x की पावर 3, 2x का इसमें किए तो माइनस 3x²। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। देखो माइनस माइनस और प्लस, तो ये पार्ट कट गया, ये पार्ट कट गया। माइनस का 3x² से हमने कितना घटा दिया 2x², या हम ऐसे कह सकते हैं कि ये प्लस का ट्रीट करेगा और ये माइनस का, यानी अगर हम इन्हें जोड़ें और ये बचेगा हमारा कितना x² प्लस x और माइनस 1। जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये वाला नंबर यहाँ पर बड़ा है और ये वाला नंबर छोटा है, तो इन दोनों का हम डिफरेंस लेते हैं। क्या लेते हैं, डिफरेंस। x² से x² घटाया तो ये वाला पार्ट कट जाएगा। 2x में से एक x घटाने पर कितना बचेगा, सिंपल x। माइनस के 3 में से माइनस का 1 घटाया तो कितना बचेगा, माइनस का 2। तो हम कह सकते हैं इनका जो डिफरेंस आया वो कितना आया हमारा x माइनस 2, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। अगर हम इतना पार्ट जोड़ देते तो हमारी संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाती। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। तो इसका सही आंसर है कल्पक्कम शक्ति संयंत्र, ऑप्शन नंबर 3 वाला। और आपको बता दें बहुत ही खुशी की बात है कि यहाँ कल्पक्कम के अंदर IGCAR में, IGCAR के अंदर हमारी इस इंस्टीट्यूट से एक स्टूडेंट चयनित हुआ था 2018 में, जो आज भी वहीं पर वर्क कर रहा है। बट अभी लॉकडाउन के कारण वो घर पर था और इसके साथ साथ उसको अभी सब कुछ चल रहा है, जिसका नाम है दिनेश कुशवाहा। दिनेश कुशवाहा। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सॉरी। या उससे पहले थोड़ा सा आपको और इन्फॉर्मेशन दे दूँ। ये हमारा जो है इंदिरा गांधी रिसर्च सेंटर जो है परमाणु एनर्जी का है, इसके अंदर जो हमारा स्टूडेंट्स लगा हुआ है 2018 में चयनित हुआ था गवर्नमेंट जॉब में। ये वहाँ पर वर्क कर रहा है बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा भी लग रहा है उसे वर्क करते हुए। ये तमिलनाडु के अंदर जो है चेन्नई के अंदर जगह है, वहाँ कल्पक्कम प्लांट लगा हुआ है IGCAR का। इसके अंदर जो हमारे परमाणु एनर्जी का जो है वर्क होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है जब कार्बन यौगिक को सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता में 443 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो ईथेन प्रदान करता है। यौगिक एक खाली स्थान है, इसे एल्कोहल बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। जब होता क्या है, कार्बन यौगिक को संतृप्त सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता के साथ 443 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो इससे जो प्राप्त होता है वो एल्कोहल प्राप्त होता है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है कि वे खगोलीय पिंड जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता वे निम्न होते हैं। तो आंसर है ग्रह। देखिए ग्रह का कोई अपना खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है, वे सूर्य के प्रकाश से चमकते रहते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि किस कोशिका में छिद्रित कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो आंसर है इसका सहचर कोशिकाएं।
क्वेश्चन में क्या बना है कि हमारे शरीर का कौन सा तंत्र संक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में सक्रिय होता है? तो आंसर है इसका प्रतिरक्षी तंत्र, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। वसा को भंडारित करने वाले ऊतक का नाम बताइए। तो आंसर है इसका वसीय। देखिए ये साइंस वाला पार्ट है, इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से करना है क्वेश्चंस को कवर। अगर ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपके काफ़ी क्वेश्चंस जो है कवर हो जाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठोस अपशिष्टों से तात्पर्य है केवल विकारित सब्जियों एवं सब्जियों के छिलके। ये पार्ट सही है। केवल पशुओं का गोबर एवं लकड़ी पटसन उपयुक्त के द्वारा भी अपशिष्ट बनता है, या घरेलू कूड़ा करकट इससे भी अपशिष्ट निकलता है। यानी उपरोक्त सभी इसका आंसर है, क्योंकि इन सभी से घरों से जो है अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। तो आंसर सही है ऑप्शन नंबर थर्ड। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि रूपा और कविता की आयु का अनुपात 7:5 के अनुपात में है। 10 वर्षों के पश्चात उनकी आयु का अनुपात 9:7 होगा, तो वर्तमान में उनकी आयु क्रमशः है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ये रूपा और कविता, जिनकी आयु का वर्तमान में अनुपात दे रखा है कितना, 7:5। कब है ये, वर्तमान में। अगर आज से 10 वर्ष के बाद हम देखते हैं कि 10 वर्षों के बाद अगर हम देखें तो इनका अनुपात हो जाएगा 9:7। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी चीज़ें बदली हैं, केवल 2 यूनिट, और 2 यूनिट बराबर बोला गया 10 वर्ष। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल कर आएगा, 5 वर्ष। तो 5 का गुणा हमने यहाँ कर दिया और 5 का गुणा यहाँ कर दिया, तो ये हो गया कितना, 35 वर्ष, और ये हो गया कितना, 25 वर्ष। तो आंसर आएगा इसका 35 और 25 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में गिवन है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है कि मंदिर की घंटियां धातुओं से बनी होती हैं क्योंकि वे निम्न होती हैं। तो वे होती हैं धान्विक। देखिए कांस्य धातु से वे इसलिए बनी होती है, मेटल्स से, क्योंकि इससे क्या है, साउंड ज़्यादा निकलता है। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है कि किशोरावस्था में के दौरान होने वाले परिवर्तनों में से कौन सा एक लड़के में संबंधित नहीं, लड़कों से संबंधित नहीं है। तो देखिए कंधे चौड़े बिल्कुल हो जाते हैं, शोल्डर्स बढ़ जाते हैं, हाइट इंक्रीज हो जाती है, मूछें भी आ जाती हैं, और लास्ट हमारा बचता है फर्स्ट वाला ऑप्शन, जिसमें क्या लिखा है, हाई पिच्ड वॉइस यानी अनिमेश स्वर। यही इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि वॉइस उसकी पहले ही चेंज होती है, पहले से ही उसकी आवाज़ थोड़ी भारी होती है, जबकि गर्ल्स की जो आवाज़ होती है वो थोड़ी सी, फीमेल की जो आवाज़ होती है वो हल्की होती है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बना है, निम्न में से कौन 7/9 एवं 6/7 के बीच में स्थित है। तो देखिए अगर अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो इसका इसमें डिवाइड कर दिया जाए तो ये आएगा लगभग 0.77। इसका इसमें डिवाइड कर दें तो ये देगा हमें लगभग कितना, 0.60 हो जाएगा। डिवाइड करते समय लगभग 8.5। तो अब हमें ऐसा क्वेश्चन छांटना है जो इन दोनों के बीच में आता हो। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो इसे सॉल्व करने पर, डिवाइड करने पर कितना आएगा, 0.5। तो ये इससे बाहर है। इसको सॉल्व करते तो जाएगा 0.8। इसको सॉल्व करें तो ये तो संख्या हमारा 1 से बड़ा आएगा, तो ये भी हमारा क्या बाहर है, क्योंकि 1.1 कुछ आएगा, तो ये 1 से बाहर है। इसको देखें तो ये आएगा हमारा 0.75, तो ये भी इससे पहले आता है। लेकिन केवल हमारा एक ऑप्शन ये मिल रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है, जो इन दोनों के बीच में लाई करेगा, यानी 0.80। ये कहाँ लाई करेगा, इन दोनों के बीच में। तो आंसर इसका सही है ऑप्शन नंबर सेकंड। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें एंगल DAB इज इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल DBC इज इक्वल टू 60 डिग्री। तब हमें CDB का एंगल फाइंड करना है। देखिए हम एक चित्र बना देते हैं, ये चित्र बना दिया। इसमें हम देखते हैं कि ABCD समांतर चतुर्भुज बना दिया, जिसके हमने नाम दे दिए ABCD। यदि यहाँ पर देख रहे हैं एंगल A कितना है हमारा, 75 है, तो ये हो गया हमारा कितना, 75। फिर बोला गया कि DVC का एंगल हमें कितना दे रखा है, 60 डिग्री। देखिए DBC ये वाला एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री। अब हमें पूछा गया है एंगल CDB यानी ये वाला एंगल हमें पूछा गया है।
तो हम देख पा रहे हैं ये 75 का है, तो ये भी हमारा कितने का होगा, 75 डिग्री का। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो 75 60 दोनों को जोड़ दिए तो ये आ गया हमारा कितना, 135 डिग्री। तो 180 डिग्री से हम इसे माइनस कर देंगे तो ये वाला जो एंगल है ये कितना निकल कर आएगा, 45 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है किसी भी दो अशून्य परिमेय संख्याएं ए और बी के लिए ए की पावर 12 बी की पावर 4 डिवाइडेड ए की पावर 4 और बी की पावर 12, इसे हमें सॉल्व करना है किसके बराबर होगा। तो देखिए जैसा कि हम लिख पा रहे हैं ए की पावर 12 और बी की पावर 4, डिवाइडेड को हमने नीचे भेज दिया ए की पावर 4 और बी की पावर 12। जब हम देखते हैं कि इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा ए की पावर 8। और देखिए आप पूरे के पूरे क्वेश्चन डिवाइडेड में दे रखे हैं, तो डिवाइडेड जब इसमें से इसको माइनस कर दिया जाएगा तो बी की पावर ये भी कितना बचेगा, 8, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में गिवन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, यानी कि हमारी पावर्स क्या होंगी, कम होने के बाद जो डिवाइड में वो डिवाइड में रह जाएगा, जो ऊपर है वो ऊपर रह जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन अब पूछा गया है निम्न वर्णित विशेषताओं में से कौन सी एक रेखित पेशी के लिए लागू नहीं होती है। तो आंसर है इसका, वे एकल संकेंद्रक हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है ए बी और सी डी एक वृत्त की दो समांतर जीवाएं हैं जिसमें ए बी 10 सेंटीमीटर और सी डी 24 सेंटीमीटर है। यदि दोनों जीवाओं के केंद्र के विपरीत पक्ष में है तो दोनों के बीच की दूरी 17 है। तो वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, कितनी होगी। देखिए जैसा कि हम एक चित्र बना लेते हैं, एक जीवा अगर यहाँ होगी तो दूसरी जीवा हमारी यहाँ रही होगी। इसको यदि हम ए बी मान लें तो इसकी पैरेलल क्या है, सी डी। अब पहली वाली की है त्रिज्या कितनी, 10, सॉरी जीवा की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर है और ये 17 सेंटीमीटर है। अब हम केंद्र बिंदु देखते हैं ये है, तो इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो कितनी है, 17। तो हम कह सकते हैं ये 8.5 रही होगी, ये 8.5 रही होगी, तो ये भी हमारी 8.5 रही होगी। रेडियस ये होगी या फिर ये होगी। देखो ये 8.5, इसका आता ये 5, इसका वैल्यू फाइंड करना है। देखिए ये 12 निकल कर आ रहा है, ये 7.5 8.5 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी 17 है, हम बराबर नहीं कर सकते इसे। देखिए जैसा कि हम जानते हैं अगर ट्रिपलेट हम लगा दें तो हमें समझ आ जाएगा कि इसका मान कितना होगा। अगर ये 5 दे रखा है तो ट्रिपलेट होती है हमारी कितनी, 5 12 और 13। इसी ट्रिपलेट का यूज हो रहा है। अगर ये 5 है तो ये कितना होगा, 12, और ये कितना होगा, 13। यानी कि अगर ये 13 होगा तो ये कितना होगा, 5 होगा, ये हो जाएगा 12। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 12 और 5 17। तो इसके आधार पे हमें पता चल जाएगा कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 13। अदरवाइज अगर हम चाहते हैं कि नहीं तो हमें फाइंड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम r मान सकते हैं और इसको x मान सकते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर दोबारा से हम इसको r मानेंगे, इसको y मान लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हम दोनों की त्रिज्या निकालेंगे जिसको हम इक्वल रखेंगे। इक्वल रखने के बाद x का जो वैल्यू निकल कर आएगा वो कितना, r का जो वैल्यू निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 13। ऐसे भी हम कर सकते हैं, या फिर ट्रिपलेट को अगर याद रखें तो बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा कितना, 13, क्योंकि 5 12 13 ये हमारा ट्रिपलेट होता है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है कि फर्न पर्णकोण के नीचे की तरफ देखने वाले काले बिंदु जैसी संरचनाएं होती हैं। तो वो संरचनाएं जो होती हैं वो सूर्य की होती हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रुतगामी बीज खाली स्थान में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं हमारे ड्रमस्टिक के अंदर। द्रुतगामी जो बीज होते हैं, सीड्स जो होते हैं, वह ड्रमस्टिक के अंदर पाए जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है हिमालय के जंगल विशेष रूप से गढ़वाल के जंगल पिछले कुछ ग्रीष्मकालीन से नियमित रूप से जल रहे हैं, जिसके कारण उस क्षेत्र में वनस्पतिक अवहरण का भारी नुकसान हुआ है। जंगल की आग का तेजी से फैलने का मुख्य कारण क्या है। केवल मजबूत हवाओं द्वारा संचालित, केवल उच्च तापमान, या दीर्घकालीन अनावृष्टि। तो हम कह सकते हैं ये तीनों की तीनों ही कारण रहे, इसलिए आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, उपरोक्त सभी। देखते हैं इस
पेपर का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बना है, जब इलेक्ट्रोड की अम्लीकृत पानी में डुबोया जाता है, जब इलेक्ट्रोड को अम्लीकृत पानी में डुबोया जाता है तथा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो धनात्मक सिरे पर बनने वाले बुलबुले होते हैं। तो आंसर है ऑक्सीजन गैस की। तो ऑक्सीजन गैस की धनात्मक जो सिरा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है, उस पर ऑक्सीजन गैस के बुलबुले बनते हैं। ये पूरा का पूरा सेशन हमारा कवर हो चुका है। जो पेपर था हमारा 27 अगस्त सेकंड शिफ्ट का। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें उन फ्रेंड्सों के साथ जो एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।